हेलो स्टूडेंट्स, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ये सॉलिड स्टेट है ना। अच्छा, जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो यूट्यूब में जाएंगे, सर्च करेंगे इजी सॉल्यूशन क्लासेस बिहार शरीफ, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सॉलिड स्टेट मतलब क्लास 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, द सॉलिड स्टेट। उसमें सीरियल वाइज वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं और आराम से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी, है ना। क्या पढ़े थे? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी बोलिए या फिर सीसीपी बोलिए या फिर एफसीसी, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और इसका पैकिंग एफिशिएंसी आया था 74% और परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस आया था वो था 26%। कितना आया था? 26%। तो इस तरह की कुछ बातें सीखे थे, है ना। उसमें हमें रेडियस मिला था, उसका रेडियस था r बराबर a/2√2 था, और एज लेंथ बराबर आया था आपका 2√2 और r। तो ये सारे जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके थे और आपको बताए थे कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही से बनता है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या कभी कभी उसको पढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आज का जो है ना, क्लास 12 है, क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो अभी हम लोग देखते हैं आज का जो लेक्चर होगा आपका वो है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी या बीसीसी स्ट्रक्चर। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ, तो हेडिंग क्या लगाइएगा आप लोग, यहां से लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए इसको कितना आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। इसका जो होता है 68% होता है। कितना होता है? 68%। यदि हम लिखें इसका तो इसका जो आएगा देखिएगा 68% आता है। अब यहाँ बात ये है कि ये आया कैसे, ये 68% आया कैसे, ये प्रूफ करना है। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग बीसीसी के संकुलन क्षमता। बीसीसी के संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता भी कहा जाता है। ये सीधा बोल रहा है कि एक यूनिट सेल है, एक क्यूब है जो बीसीसी है। तो बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, या फिर क्यूबिक को ही हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट सेल। तो इसका थोड़ा जानकारी दे दें। यदि आप पढ़े हैं, जैसे आपको बता चुके हैं एफसीसी किसे कहते हैं, एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, सिंपल क्यूबिक क्या है, जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोले थे। क्या बोले थे? प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं, ये सब हम लोग देख चुके थे। तो बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या यूनिट सेल आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक को यानी क्यूब को ही हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें बताया गया था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, द यूनिट सेल इन विच वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यदि कोई पूछे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, वो बताया गया था आपका, क्या लिखे थे उसमें, बताया गया था कि द यूनिट सेल, तो यूनिट सेल देखिए बना के दिखाते हैं आपको। तो इसमें सिखाया गया था द यूनिट सेल, याद दिलवा दे रहे हैं,
द यूनिट सेल इन विच वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल present at body centered other than the corner position is called body centered unit cell. देखिए इसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि आपका जो एटम्स है ओनली कॉर्नर पोजीशन पे है, तो कॉर्नर पोजीशन पे होता है तो इसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। क्योंकि 8 कॉर्नर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल, या इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब यदि आपको कोई पूछे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, तो पढ़ा चुके हैं हम, लेक्चर देख लेंगे पीछे जाके, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें द सॉलिड स्टेट लिखा हुआ, उसमें वीडियो सीरियल वाइज आप देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए किसी चीज़ को समझने के लिए आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस है और साइंस कहीं से भी नहीं समझा जा सकता है, नीचे से ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं, पार्ट बाय पार्ट टूट के आता है। क्योंकि अचानक यदि कोई बच्चा ये देखेगा, ये बोला ये क्या बोलते हैं आपका कि BCC क्या होता है, तो दिक्कत है। फिर भी हम थोड़ा रिवाइज करवा दे रहे हैं कि BCC क्या होता है। तो एक यूनिट सेल मान लें, और यदि एटम ये जो कॉर्नर पोजीशन पे जो रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब बताए थे अवयवी कण होता है। क्या होता है बच्चे? अवयवी कण। ये आपका क्या है? अवयवी कण है। तो ये आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है अवयवी कण। तो यदि एटम, और ये इसका मतलब क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयंस हो सकते हैं। जैसे बाय द वे आप मान NaCl का क्रिस्टल ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? आयन होगा। बेंजीन ले रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स होगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है, ठीक है। अभी एटम कॉर्नर पोजीशन पे है तो ये प्रिमिटिव है। तो बॉडी सेंटर क्या होता है? द यूनिट सेल in which one constituent particle present at the body center other than the corner position is called body centered unit cell। मतलब वैसे एकक कोशिका जिसमें एक अवयवी कण, मतलब वैसे एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु अंतः केंद्र में उपस्थित हो। इसको हम बॉडी सेंटर को क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं हम लोग? अंतः केंद्र। तो वैसे एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में भी उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। तो ये जो संरचना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? BCC। हमें निकालना है, और BCC में बताया गया था कि इसमें टोटल एटम कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम यदि निकालें, नंबर ऑफ एटम्स, ये समझा रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। ये समझा रहे हैं आपको, चूंकि ये पढ़ा चुके हैं हम, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं, अलग बात है। तो ये पढ़ा चुके हैं। नंबर ऑफ एटम इन BCC बराबर कितना होना चाहिए? तो देखिए जितने भी कॉर्नर है, कॉर्नर पे जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 भाग पार्ट होता है। कितना होता है? 1/8। एक एटम का कितना? 8वां भाग यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बाकी कहाँ रहता है? बाहर में। तो 1/8, तो टोटल कॉर्नर कितना है? 8 है। इसका मतलब हुआ कि कोना पे जो है एटम प्रेजेंट होगा वो एक एटम के 1/8 भाग, कहने का मतलब 1/8, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए तो जितने भी कोना है सभी पर कितना होगा बच्चे? 1/8। इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब कोना पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8 होता है। तो टोटल कोना कितना हो गया? तो एक कोना पे 1/8, तो टोटल कोना कितना है? तो एक कोना पे तो 8 कोना है। तो
कॉर्नर कितने हैं, 8 है, तो एक कॉर्नर पे होता है 8, एक कॉर्नर पे कितने होता है 8, तो टोटल कॉर्नर कितना है, टोटल कॉर्नर है आपका 8 है। तो देखिए टोटल कोना की संख्या हो गया 1/8 हो, सॉरी टोटल कॉर्नर कितने हैं 8 है, एक कॉर्नर पे कितना एटम है 1/8, कितना है 1/8 है, तो ये दोनों जब कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, है ना। और प्लस और क्या लिखेंगे, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, तो टोटल कॉर्नर है 8 और एक कॉर्नर पे कितना है 1/8, है ना। जैसे बोलते हैं ना एक आम का 1 रुपया है दाम है, एक आम का 1 रुपया है, तो 5 गो का कितना होगा, तो 1 गुना 5 करते हैं, तो एक कोना पे 1/8 एटम है, तो 8 कोना में कितना होगा, तो 8 गुना 1/8 प्लस। और बॉडी सेंटर में जो होता है, यदि किसी भी यूनिट सेल के बॉडी में यदि एटम रखा जाए तो उसका 100% कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब एक एटम अंदर है, कितना है, एक का एक एटम इसके अंदर है। तो कहने का मतलब यहाँ कितना लिखेंगे 1, कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 1 बराबर कितना आएगा 2। कहने का मतलब इस सिस्टम में, इस अरेंजमेंट में जो देख रहे हैं आप, एटम कितने हैं, 2 एटम पाए जाते हैं। जैसे एफसीसी में 4 होता है तो इसमें कितना होता है 2 होता है। तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो ये आपका क्या है बीसीसी है, ये क्या आपका बीसीसी। बीसीसी में एटम की संख्या कितना होता है 2, इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं चूंकि अभी जरूरत पड़ेगा इसका, बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं उसका जरूरत अभी पड़ने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि 68% कैसे आया। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चे, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी का संकुलन क्षमता, बीसीसी का क्या चीज, संकुलन क्षमता, बीसीसी का संकुलन क्षमता देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए कितना है 68%, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम है एक यूनिट सेल बनाएंगे, यानी कि बीसीसी को ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। आप लोग ठीक से बनाएंगे, थोड़ा फिलहाल देख ले ठीक से। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी पढ़ाई होती है आप पढ़ने बैठते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखिए चीज़ें को, बातें को लिखिए, क्योंकि आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है बहुत ही वास्ट है और क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कल जो पढ़े थे हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ एफसीसी का पढ़े थे और आज पढ़ने जा रहे हैं बीसीसी। तो इस तरह से क्या करेंगे, एक क्यूब बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे। हमें प्रूव करना है कि बीसीसी का जो पैकिंग इफिशिएंसी होता है 68% होता है। तो देखिए इसका यदि हम नेमिंग करें कॉर्नर का, तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं। तो 1 2 3 अरे हो गया 4 5 6 7 और 1 8, ये 8 कॉर्नर है, ठीक है। अब इसको हम यदि लिख दें, इसको ले लें A B C D E F G और ये हो जाएगा H। तो BCC का मतलब होता है कि एक परमाणु जो है, एक एटम बॉडी के अंदर होना चाहिए, है ना, बॉडी के सेंटर में होना चाहिए। बॉडी के जैसे मान लीजिए एक एटम है, तो एक एटम जैसे कॉर्नर पोजीशन पे तो एटम है ही, कॉर्नर पोजीशन पे एटम तो है ही, लेकिन यदि BCC कंडीशन के लिए कॉर्नर को छोड़ के एक एटम कहाँ होना चाहिए, यूनिट सेल के बीचों बीच होना चाहिए, यूनिट सेल के बीचों बीच होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा BCC। तो BCC तो देखिए एटम तो दिखाई देता नहीं है ना, लेकिन समझने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा आकार का बना रहे हैं। अब समझिए
तो कहने का मतलब एक एटम कहाँ है, बॉडी के सेंटर में। एक एटम कहाँ है बच्चे, बॉडी के सेंटर। यहाँ बॉडी का मतलब अंता होता है, क्या होता है, अंता। अंता केंद्रित एकक कोशिका के संकुलन क्षमता भी इसको पढ़ सकते हैं, मतलब अंता केंद्रित एकक कोशिका के। लेकिन एग्जाम में जब पूछेगा बीसीसी लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, एफसीसी, बीसीसी, जो भी हो। अब देखिए एक एटम तो बीच में हो गया, तो ये बन गया बॉडी सेंटर, और ये क्लोज पैकिंग है, इसलिए ये कॉर्नर से अटैच होगा, ये भी कॉर्नर से अटैच होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां भी एटम है आपका और यहां भी एटम है, ठीक है, क्लोज पैकिंग हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहां से समझने की बात है, बॉडी में रख दिए और दो कॉर्नर ले सकते हैं आप, इधर से इधर ले सकते हैं, इधर से ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हम जो है यही कॉर्नर लेंगे, एक ये और एक ये, आप ये भी ले सकते हैं, ये कॉर्नर भी ले सकते हैं, ये कॉर्नर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए समझने की कोशिश करें। अब ये बोर्ड के लिए जो थोड़ा वीवीआई है, बोर्ड के लिए या फिर कोई भी एग्जाम के लिए वीवीआई, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें जो चीज़ें होती है बदलती नहीं है, आपको ध्यान रखना। जैसे इसका पैकिंग इफिशिएंसी कभी बदलने वाला नहीं, दिमाग में बैठा लें, कितना होता है, 68%। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या किए, एक क्यूब बनाए, एक एटम को क्या किए, सेंटर में रख दिए, मतलब बीचों बीच, इसका कोई भी भाग बाहर नहीं है, पूरा का पूरा अंदर है। हमें तो प्रूव करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि इसमें कितने एटम रहते हैं, 2 एटम। कितना रहता है, टोटल 2 एटम की संख्या होता है इसमें। हमें प्रूव करना है कि भाई एटम के द्वारा यूनिट सेल का कितना जगह घेरा गया है, यूनिट सेल का कितना, जैसे कोई डब्बा में कोई चीज पैकिंग कर रहे हैं तो कितना, किसी वस्तु के द्वारा कितना जगह घेरा गया डब्बा का और कितना खाली रह गया। जितना घेरेगा, मान लीजिए आधा घेर रहा है तो 50%। समझ में आ रहा है, तो बहुत ही आसान हिसाब किताब है यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है आपको कि आप जो है यहां से हमें क्या चाहिए, ए को एफ से मिला देंगे और एफ को डी से मिला देंगे। अब ए को एफ से इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि हमें रेडियस चाहिए। बिना रेडियस जाने आप किसी भी स्फीयर का रेडियस जाने बिना आप किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम चाहिए, यूनिट सेल का भी वॉल्यूम चाहिए और स्फीयर यानी कि परमाणु एटम का भी वॉल्यूम चाहिए। तो रेडियस तो निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या किया, ए को एफ से मिला दिए और एफ को डी से मिला दिए। एफ को किससे मिला दिए, डी से मिला दिए। तो देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल में आपको मिल रहा है, एक ए एफ डी, और आप मान लें कि एज लेंथ जो है इसका ए है। एज लेंथ कितना है, ए है। तो ये सब कितना हो जाएगा, ए ए ए, सब ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है क्या, ए भी ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए जानना क्या है कि जब तक हमें चाहिए ए एफ चाहिए, क्या चाहिए, ए एफ का वैल्यू चाहिए। तो ए एफ को जानने के लिए सबसे पहले आपको एफ डी का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे बच्चे, एक और छोटा ट्रायंगल यहाँ पे जो बना है वो बना है ई एफ डी। एक ट्रायंगल है आपका ई एफ डी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए प्रोसेस याद रखिए। सबसे पहले एक यूनिट सेल बनाएंगे, एक एटम बीच में रख देंगे और बाकी तो कॉर्नर पे रहेगा ही, है ना, और सब क्लोज पैकिंग है इसलिए सटा हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए को एफ से मिला देंगे। ए को किससे मिला दिए, एफ से, और एफ को डी से मिला दिए। और यदि ए एफ, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ए एफ डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए एफ डी निकालने के लिए, मतलब ए एफ निकालने के लिए एफ डी का वैल्यू पता होना चाहिए। ए एफ का वैल्यू निकालने के लिए एफ डी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये, इसको हम, यदि आप देखें यहाँ पे कोर की लंबाई ई एफ ई डी का वैल्यू ए है, तो आपका एफ डी इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो इसका वैल्यू ए नहीं होगा, इसको हम मान लेते हैं बी है। ए कितना है, बी है।
और ये इस एटम का सेंटर ये है और इसका ये है और इसका सेंटर हो जाएगा ये। और AF का वैल्यू मान लें हम C है। कितना है बच्चे? C। AF का वैल्यू कितना मान लें? C। चूंकि इसको हम B माने थे, इसको ये छोटा ट्रायंगल है, इसको B, ये बड़ा ट्रायंगल, इसको कितना माने हम? C। रही बात AF, अब रेडियस की बात करें, कितना रेडियस होगा यहाँ पे? तो एक R, ये पूरा एटम अंदर है R, और ये R, यानी कि C का वैल्यू आप बोल सकते हैं, C का वैल्यू जो है 4R के बराबर हो जाएगा। अब देखिए दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें C चाहिए, रेडियस निकालने के लिए C का वैल्यू पता होना चाहिए, और C को फाइंड आउट करने के लिए B का वैल्यू जरूरी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे BCC का है। किसका है? BCC का। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दो ट्रायंगल है, हमें चाहिए B का भी वैल्यू चाहिए, B निकाल लेंगे, B मिल जाएगा तो फिर C मिल जाएगा, और C मिल जाएगा तो रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा। और जब रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा तो फिर क्या करना है? रेडियस का वैल्यू जब मिल जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का यूनिट सेल और आपका इस एटम का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद एटम का वॉल्यूम बटा यूनिट सेल का वॉल्यूम इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है यहाँ पे, इन ट्रायंगल EFD, समझिए, इन ट्रायंगल EFD, तो ये भी A होगा। तो EF का जो वैल्यू है, EF का वैल्यू A हो जाएगा। देखिए EF बराबर कितना हो जाएगा? A, ठीक है। ED बराबर भी कितना है? ED बराबर भी A है। और चाहिए FD, तो FD बराबर कितना माने हैं? B। तो यदि B का वैल्यू हम निकाल लें तो C का निकल जाएगा, और C का जब निकल जाएगा तो R का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, FD का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? FD का स्क्वायर बराबर EF का स्क्वायर और प्लस ED का स्क्वायर। FD का वैल्यू कितना है? B, तो हो जाएगा B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया। तो यानी कि B स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 2A स्क्वायर। समझने की कोशिश करें, तो B बराबर यदि हम निकालें तो B इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2A का स्क्वायर, अर्थात B इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √2 और A, यानी कि मिल गया B का जो वैल्यू यहाँ पे है बच्चे, B का वैल्यू जो आपको मिला है, ये मिला √2A। कितना मिला? √2। अब हमें चाहिए C का वैल्यू। क्या चाहिए? C का वैल्यू। तो चलिए हम लोग C का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या निकालेंगे? C का वैल्यू निकालेंगे। तो अब दूसरा बड़ा जो ट्रायंगल है AFD है, AFD, B का वैल्यू पता चल जाएगा तो C का निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल AFD, इन ट्रायंगल AFD, और AFD में हम लोग क्या पता है, AF का वैल्यू जो है, AF बराबर कितना माने हैं? C, और C बराबर यह है 4R। C बराबर कितना है बच्चे? 4R। 1 2 3 4, ठीक है। और FD का वैल्यू जो है, FD बराबर है B, और B का वैल्यू है √2A, ठीक है। रही बात क्या चीज, तो क्या क्या मिल गया? AF का वैल्यू C, FD का वैल्यू √2A यानी कि B है, और AD, AFD और AD का वैल्यू जो है AD बराबर A है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय कर्ण निकालेंगे, C निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो मतलब AF का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? AD का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर, यानी कि AF
का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका क्या चीज, ए डी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर, दोनों जुड़ रहा है, कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, सी स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू कितना है, ए डी का वैल्यू यहाँ पे ए है, ए डी का वैल्यू कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर और प्लस एफ डी का वैल्यू कितना है, बी है, तो बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और प्लस, अब देखिए यहाँ पे कितना है, रूट बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू है रूट टू ए, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चे, रूट टू और ए लिख के स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे समझिए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और प्लस रूट टू गुना रूट टू कितना हो जाएगा, 2 और ए इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर, यानी कि आपको मिल गया सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3a का स्क्वायर, यानी कि आप बोल सकते हैं c बराबर 3a स्क्वायर, यानी कि आप बोल सकते हो c इज इक्वल टू हो जाएगा √3a। चलिए c का वैल्यू हमें पता चल गया। c का वैल्यू कितना है, c का जो वैल्यू है c बराबर आया है √3a। अब यदि यहां से एक क्वेश्चन भी बनता है आपका कि बॉडी सेंटर में बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, बॉडी डायगोनल इसी को बोलते हैं बॉडी डायगोनल, ए एफ को क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। तो याद रखिएगा बॉडी डायगोनल ये बदलने वाला नहीं है, √3a होता है, कितना होता है, √3a। तो एक बार फिर से समझ लें, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए यूनिट सेल का तो वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा, ए क्यू होगा, लेकिन हमें चाहिए आपका स्फीयर यानी कि एटम का रेडियस, एटम का वॉल्यूम चाहिए। तो एटम का वॉल्यूम निकालने के लिए उसका रेडियस जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये किसका है, बीसीसी का है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक EFD है और AFD है। तो सबसे पहले क्या देखे, EFD देखे बच्चे, तो EFD में क्या है, EF बराबर कितना है, A है, FD बराबर कितना मान है, B है, और ED बराबर A है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, FD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा EF का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। तो वही हुआ FD का स्क्वायर EF का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। वैल्यू पुट किए तो इतना आया। जब हमें B पता चल गया तो एक बड़ा ट्रायंगल कौन है, AFD। तो AFD में हम लोग देखेंगे, तो AFD में मतलब AF का वैल्यू कितना माने हैं, C माने हैं, AD का वैल्यू कितना है, A है, FD का वैल्यू B का वैल्यू पता चल गया। तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल AFD में AF का वैल्यू C है जो 4R है, अब देख सकते हैं C, और FD का वैल्यू कितना है, FD का वैल्यू B है। तो ये बड़ा ट्रायंगल हुआ, ये क्या हुआ आपका, बड़ा ट्रायंगल। FD का वैल्यू B है जिसका वैल्यू निकाले हम लोग √2a, और AD कितना है, AD आपका A है। फिर इसमें लगाएंगे पाइथागोरस, ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो AF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा FD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर। ये वैल्यू पुट किए तो C का वैल्यू आ गया √3a, और C बराबर कितना होता है, C का जो वैल्यू होता है वो है 4R के बराबर। C का वैल्यू कितना है, 4R के बराबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, C के जगह कितना लिख सकते हैं, 4R। अब 4R लिखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। जहाँ रेडियस मिल गया तो फिर काम तमाम हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करें, इसको नोट कर लें फटाफट, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बताते हैं। चलिए आइए, अब देखिए C का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे। तो C का वैल्यू आया था, C इज इक्वल टू आया था √3a, ये आया। और चूंकि C इज इक्वल टू होता है 4R, ठीक है, C बराबर कितना था आपका, 4R था। तो आप क्या करें, C के जगह 4R लिख सकते हैं, यहाँ जो C है इसके जगह कितना लिख सकते हैं, 4R। तो आप समझने की कोशिश करें, तो C के जगह कितना लिख देंगे, 4R, तो बराबर हो जाएगा √3 और A। तो यदि R निकालिएगा आप, R बराबर कितना हो जाएगा, √3/4 और A। अब यही तो याद रखना है। अब देखिए FCC में R बराबर आया था, FCC में R बराबर, सबका रेडियस अलग अलग होगा,
FCC के केस में R इज इक्वल टू आया था कितना, a/2√2 आया था, लेकिन यहाँ पे BCC केस में कितना है, √3/4a। और यही आपका क्वेश्चन बनता है, इसी को तो याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि यदि R का वैल्यू दिया रहेगा तो A पूछेगा, और A का वैल्यू दिया रहेगा तो R पूछेगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब यदि आप निकालना चाहते हैं कि A बराबर कितना होता है, ये निकालना चाहते हो, तो A बराबर कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। A बराबर कितना होगा बच्चे, A इज इक्वल टू हो जाएगा 4/√3 इंटू R। अब अब यहां पे क्या है, A जो है, A को बोलते हैं एज लेंथ। क्या बोलते हैं, एज लेंथ, यानी कि कोर की लंबाई, कोर की लंबाई। आ रहा है समझ में। और R जो है रेडियस है, एटम का क्या है, रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या, ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को मिला है वो है आपका क्या क्या मिला, रेडियस और कोर की लंबाई दोनों हमें मिल गया है। अब बारी बारी से क्या करना है, बारी बारी से क्या करना है आपको, अब निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने, पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अभी निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब जो निकालेंगे वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या इसी को क्यूब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्यूब। कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है AQ। कितना होता है बच्चे, AQ होता है। अब यहां पे अब देखिए, तो A का वैल्यू कितना है, A बराबर आया था आपका, A का वैल्यू कितना है, 4/4/√3 इंटू R। यदि इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब। तो AQ बराबर हो जाएगा 4/√3 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो AQ बराबर कितना हो जाएगा, 4 चक 16 चौके 64, 64। और ये √3 इंटू √3 करेंगे तो ये दोनों है तो 3 हो जाएगा, √3 होगा ना। तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3√3। ओके, और R को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, RQ। चलिए, तो ये काम हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया। BCC के केस में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया। तो जब यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल गया तो हमें क्या चाहिए, यूनिट सेल के अंदर क्या रखा जा रहा है, एटम को। यूनिट सेल के अंदर परमाणु को रखा गया है, तो जिसमें जिसको रखा गया तो दोनों को वॉल्यूम निकालना पड़ता है, और दोनों को निकालने के बाद जिसको रखा जाता है उसका वॉल्यूम ऊपर और यूनिट सेल का नीचे। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गुना 100। अब देखिए नेक्स्ट है, यहां पे हम लोग जानते हैं, वी नो दैट नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स कहे तो स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर्स इन BCC बराबर 2 होता है। BCC में परमाणुओं की संख्या, BCC में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो 2 एटम का, 2 स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 गोले का आयतन, यानी कि 2 एटम होता है तो 2 का निकालना पड़ेगा। तो पहले 2 से गुना कर देंगे और कितना हो जाएगा, 4/3 पाई RQ। क्योंकि आपको पता है कि
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन बीसीसी में कितने एटम है? 2 है, और 2 होने के कारण 2 तो एक एटम का कितना होगा? एक स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू है, 2 एटम है तो 2 से गुना कर दिए। एफसीसी में 4 एटम था तो 4 से गुना किए थे, तो एक्चुअली ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर आ जाएगा 4 दूना 8/3 और पाई आर क्यू आएगा ना। 2 स्फीयर का 2 एटम का निकल गया ये वॉल्यूम, और जब दोनों का निकल गया तो हमें क्या चाहिए? पैकिंग इफिशिएंसी। क्या चाहिए? पैकिंग इफिशिएंसी। तो पैकिंग इफिशिएंसी अब क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं, पैकिंग इफिशिएंसी। तो पैकिंग इफिशिएंसी को हम पी बोल सकते हैं, तो पी ऑफ बीसीसी निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चे? तो पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। स्फीयर्स कहे तो यहाँ पे कितने स्फीयर हैं? 2 स्फीयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर या आप क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, और बटा कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यही होता है, और गुना कितना? 100, और क्या चीज? प्रतिशत। ठीक है, तो याद रखिएगा पैकिंग इफिशिएंसी का ही फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए यूनिट सेल का वॉल्यूम कौन है? ये वाला। स्फीयर्स का वॉल्यूम कौन है? ये वाला। वैल्यू को पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? पैकिंग इफिशिएंसी P बराबर, या पीई ऑफ बीसीसी बोल सकते हैं, या सिर्फ पीई बोलिए, क्योंकि हम किस पर काम कर रहे हैं? बीसीसी पर काम कर रहे हैं। तो वैल्यू को पुट करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना है? 8/3 पाई आर क्यू, 8/3 पाई आर क्यू बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल ए क्यू है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू का वैल्यू कितना है? 64/3√3 और आर क्यू, और गुना कितना? 100%। ठीक है, अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, 8 है का 8, 8 8 64। ठीक है, तो इसको संभाल के यदि लिखा जाए तो P बराबर कितना हो जाएगा? √3 ऊपर जाएगा तो √3 इंटू पाई है ना, अब बटा कितना हो जाएगा? 8, और ये गुना कितना है? 100 तो ऊपर ही रहेगा %। ए √3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। कैसे कटा? देखिए 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 8 है का 8, 8 8 64, तो यहाँ कितना बच रहा है? 8। आर क्यू से आर क्यू कैंसिल। अब इसको संभाल के लिखेंगे तो √3 कहाँ जाएगा? ऊपर। √3 कहाँ जाएगा बच्चे? ऊपर जाएगा। तो √3 और पाई तो बद दिख रहा है, और 100 भी ऊपर ही है, तो कितना हो जाएगा? √3 गुना पाई इंटू इतना। अब √3 का वैल्यू रख देंगे 1.72, √3 का वैल्यू रखिएगा, पाई का 22/7, पाई का कितना? 22/7 रखिएगा, तो √3 का वैल्यू, पाई का वैल्यू सबको गुना करके 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा, जगह नहीं बच रहा इसलिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, P बराबर आएगा 68%। तो BCC का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है 68% होता है। कितना होता है बच्चे? 68। सबसे बन जाएगा ना, कैलकुलेशन हो जाएगा ना, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। √3 का वैल्यू रख देंगे, 1.72 वगैरह रख देंगे, और इसका वैल्यू होता है 22/7 यानी 3.14 रख सकते हैं, और गुना 108 बटा कितना है? 8, सबको गुना करके 8 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 60, लगभग कितना आएगा? 68%। चूंकि राउंड फिगर में यहाँ पे लिया जाता है और ये कभी बदलेगा नहीं। तो आप समझिए यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो था, सबसे पहले आर का जो फॉर्मूला है बीसीसी के लिए उसको याद रखना है, एज लेंथ की फॉर्मूला याद रखना है, पैकिंग इफिशिएंसी कितना आया? 68%। ये कभी नहीं बदलेगा, ना ये बदलने जा रहा है, ना ये बदलने जा रहा है, या न ये बदलने जा रहा है। थोड़ा सा बता देते हैं,
मतलब परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस, परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस इन बीसीसी। ठीक है, बीसीसी में कितना जगह खाली रह जाता है वो देखते हैं। तो इसको क्या करें फिलहाल, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक पॉइंट और बताते हैं, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका होगा पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक एक ही बात है। चलिए इसको लिखिए। चलिए अब इस यहां से कंक्लूजन क्या निकला आपका, जो आपको याद रखना है। इतना में से आपको याद है, बोर्ड के लिए क्या मतलब एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या आपका जरूरी है वो देखना है। तो डायगोनल, बॉडी डायगोनल कितना आया था, √3a आया था, है ना। तो अभी जो रिमेंबर करना है आपको जो निचोड़ है, इसमें जो निचोड़ आपको मिला जो आपको काम आएगा एग्जाम में, वो क्या है। सबसे पहले पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बीसीसी बराबर कितना है, 68%। ये याद रखना है, कभी भूलेंगे नहीं। तो पहला जो है ना याद रखना है ये वाला। फिर याद रखना है ये तो 68% होता है। रेडियस आर का जो वैल्यू आएगा बीसीसी के अंदर, बीसीसी के लिए आर बराबर जो आएगा वो कितना है, √3/4a। ये भूलना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब देगा तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। कोर की लंबाई जैसे बोलेगा कि एक, जैसे मान लिया कॉपर है, कॉपर को बीसीसी स्ट्रक्चर में बदला गया, कॉपर को किस में बदला गया, बीसीसी स्ट्रक्चर में। उसका कोर की लंबाई यानी कि एज लेंथ ए का वैल्यू, जैसे एक कॉपर है, कॉपर को कन्वर्ट किया गया है बीसीसी में, किसमें, बीसीसी में, जिसका ए का वैल्यू मान लिया 208 पीएम है। पीएम का मतलब पिकोमीटर, पीएम का मतलब क्या होता है, पिकोमीटर। क्या होता है जी, पिकोमीटर होता है। और 1 पीएम बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, 10 कितना होता है। तो मान लीजिए कॉपर है, कॉपर को बनाया गया बीसीसी स्ट्रक्चर में बदला गया, किसमें बदला गया, बीसीसी में, जिसका कोर की लंबाई दे दिया है 208 पीएम दे दिया। तो पूछेगा कि कॉपर परमाणु का रेडियस आर बराबर कितना होगा। आर बराबर नहीं निकल जाएगा, अरे भाई आर बराबर कितना होता है, √3/4 इंटू ए। तो ये क्वेश्चन को जैसे तैसे बना के देगा आपको, आप बना सकते हैं। आपको जैसे देखना, अच्छा बीसीसी स्ट्रक्चर है, और जैसे बीसीसी स्ट्रक्चर दिखेगा कान खड़ा होना चाहिए, भाई ए दिया हुआ है तो आर निकालना है। तो आर बराबर कितना होता है, √3/4 इंटू ए। ठीक है, बन जाएगा। या फिर कभी रेडियस दे देगा, मतलब रेडियस दे देगा तो ए पूछेगा, तो ए जब पूछेगा, रेडियस जब दिया रहेगा तो ए बराबर कितना लिखेगा, 4/√3 इंटू आर। दूसरा पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे याद रखना है वो है आपका परसेंटेज ऑफ वैकेंट या फ्री स्पेस। वैकेंट लिखा रहेगा, वैकेंट या फ्री स्पेस, फ्री स्पेस इन बीसीसी बराबर कितना लिखिएगा, तो 100% और माइनस इसका कितना आया था पैकिंग, टोटल जगह कितना माने 100%, तो 100% में कितना जगह घेर रहा है, कितना जगह ऑक्युपाई कर रहा है, ये कर रहा है आपका 68%। तो घटा देंगे कितना आएगा, 32%। कितना आएगा, 32%। मतलब बीसीसी में रिक्त स्थान का प्रतिशत, बीसीसी में रिक्त स्थान का प्रतिशत कितना होगा, 32%। अब तो समझ में आ गया होगा सबको कि क्या क्या याद रखना है आपको। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा, बीसीसी का 68% कभी बदलेगा नहीं, इसमें खाली स्थान का प्रतिशत 32% कभी बदलेगा नहीं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यदि क्वेश्चन आएगा, यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ये रहेगा आपका 2 मार्क्स। कितना रहेगा, 2 नंबर। आपको क्या बताया अभी, कॉपर लेगा, प्लेटिनम लेगा, गोल्ड लेगा, ऐसे नाम ले लेगा, किसी को बोलेगा उसको बीसीसी में बदला गया है ना, जिसका कोर की लंबाई
एक्स वाई जेड कुछ भी दे देगा तो बोलेगा रेडियस क्या है, तो भाई आपको यदि फार्मूला पता है तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। बाकी ये सब कहाँ ऑब्जेक्टिव कहाँ पूछता है, तो इतना जो हम लोग पढ़े उसका निचोड़ ये है, ये भी कहाँ पूछेगा ऑब्जेक्टिव। तो उतना पढ़ने का जो निचोड़ है आपका ये है ना, कंक्लूजन। इसको याद रखना है, इसको क्या करना है साइड में लिख लेना है और ठीक से इसको क्या करना है, इसी को याद रखना है। यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव पे बन जाएगा, और सब्जेक्टिव पूछेगा तो ए रहेगा तो आर पूछेगा, समझ में आ रहा है, और आर रहेगा तो ए पूछेगा। तो इस तरह से देखिए बच्चे, हम चाहते तो सिर्फ ये लिखवा देते आपको, लेकिन आपको प्रूव कर दिए हैं कि कैसे निकाला जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है। अब बकलोल जैसे आप खाली वीडियो मत देखिएगा, क्या करना है आपको, उसको नोट करना है ना। बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, तो एक एक चीज़ आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। आप सोचेंगे एक ही बार एग्जाम में हॉल में जाके एक ही दिन पढ़ेंगे हो जाएगा केमिस्ट्री, नहीं, भूल जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा 14 चैप्टर तो 11th में था और 16 चैप्टर कहाँ है आपका 12th में है। 16 चैप्टर सिर्फ 12th में है, 2 किताब है। तो कहने का मतलब आप यदि शुरू से रिवीजन नहीं करते रहेंगे, नहीं देखते रहेंगे, कैसे होगा। तो क्या करें, जो ऐसे ही वीडियो को फालतू में मत देखिए, ऐसे ही बैठिए, उसके बाद क्या कीजिए स्टेप बाय स्टेप जैसे पढ़ाते हैं उसको क्या कीजिए नोट भी कीजिए, है ना। प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है, इतना तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। तो ठीक है बच्चे, आज यहीं तक, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और खुद से भी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। और मेन जो चीज़ है आपको ये निचोड़ हुआ, स्मार्ट वर्क यदि कीजिएगा तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उधर तो पूरा पढ़ा दिया आपको कैसे निकाले, जैसे कोई पूछा कैसे, और एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, पहली बात है, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं देगा, लेकिन आपको बता दी कहाँ से आया, नहीं तो कन्फ्यूजन में रहते कि कहाँ से आ गया ये, कैसे आया, है ना। बाकी ये जो मेन चीज़ है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।